डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इटली दौरे पर पीएम मोदी का जॉर्जिया मेलोनी ने खास अंदाज में किया स्वागत। कहा, रोम में वेलकम है मेरे दोस्त। पीएम मोदी ने मेलोनी के साथ किया डिनर, एक ही कार में घूमने निकले। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी टॉफी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिया विवादित बयान। राहुल गांधी ने पीएम गृह मंत्री को कह दिया गद्दार। बिगड़े बोल पर बीजेपी का जवाब, अर्बन नक्सली हैं राहुल गांधी। उजर बस्तर कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कहा, बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने का उद्देश्य किसी उद्योगपति को बसाना नहीं, बल्कि क्षेत्र में शांति, विकास और आत्मनिर्भरता स्थापित करना। रांची जेल में महिला कैदी से यौन शोषण मामले में जांच शुरू। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया बिरसा मुंडा जेल का दौरा। पीड़िता, आरोपित अधिकारियों और अन्य कैदियों से की पूछताछ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में इटली पहुंचे। उन्होंने रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से डिनर के दौरान मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने कोलेजियम का दौरा किया। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी एक ही कार में बैठकर उन्होंने यात्रा की। पीएम मोदी ने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा, रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मेलोनी से डिनर कर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद हमने प्रतिष्ठित कोलोजियम का दौरा किया। हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। आज की हमारी वार्ता के लिए उत्सुक हूं, जिसमें हम भारत इटली मित्रता को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे। इटली पीएम ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें माय फ्रेंड कहा। मेलोनी ने एक्स पर ऐतिहासिक कोलोजियम स्टैंड से पीएम मोदी के साथ एक फोटो पोस्ट कर कहा, रोम में आपका स्वागत है माय फ्रेंड। इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को खास मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। मेलोनी ने इस गिफ्ट के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। मेलोनी की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मेलोडी चॉकलेट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ये गिफ्ट दोनों नेताओं की दोस्ती और भारत इटली रिश्तों की गर्मजोशी को दर्शाता है। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों के बीच हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 को एक्टिवली आगे बढ़ा रहे हैं, जो कई एरिया में सहयोग के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क है। दोनों देशों के बीच डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच महत्वपूर्ण करार होने हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तगा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, सरकार आपको नहीं बचा पाएगा। बीजेपी ने भी राहुल के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने उन्हें अर्बन नक्सली बताया। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। वे आपसे कहेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने संविधान खत्म किया है। पीएम मोदी पर दिए राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, कई बार कोर्ट से फटकार पा चुके हैं। राहुल गांधी को अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं, लेकिन देश के विपक्ष का नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, देश स्वीकार नहीं कर सकता है।
और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगली खबर, जगदलपुर में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने का उद्देश्य किसी उद्योगपति को बसाना नहीं, बल्कि क्षेत्र में शांति, विकास और आत्मनिर्भरता स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बस्तर की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की पहचान खेती, वनोपज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार कृषि आधारित विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि मटनार और देउर गांव जैसी 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिन पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से लाभ लगभग 80,000 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय और कृषि उत्पादन में बड़ा इजाफा होगा। विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब भय और हिंसा के दौर से बाहर निकलकर विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार, बेहतर कृषि सुविधाएं और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि क्षेत्र के लोग मुख्य धारा से जुड़कर समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकें। देखिए, झूठ बोलने में तो कांग्रेसी माहिर है, वो लोग झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए हैं। और अगर उतने ही ये लोग काम किए होते, केंद्र सरकार चाहती थी कि और प्रदेशों में नक्सलवाद समाप्त हुआ या कम हो गया, उस तरह से यहाँ भी हो जाए, लेकिन इन्होंने सहयोग नहीं दिया केंद्र सरकार को, भारत सरकार को, इसीलिए यहाँ पर 3/4 से ज़्यादा नक्सलवाद बचा रहा। तो यही उनका काम करने का तरीका था। अगली खबर, रांची के होटवार में स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले और गर्भवती होने के मामले को लेकर अब झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि झालसा की टीम ने गंभीरता से इस मुद्दे को लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में झालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA को निर्देशित किया है, जिसके तहत बीती मंगलवार को झालसा की 4 सदस्यीय टीम ने जेल पहुंचकर जांच की शुरुआत करते हुए सभी पक्षों से पूछताछ भी की। तो वहीं ये बताया जा रहा है कि इस मामले की प्रारंभिक जांच में आरोपों के प्रथम दृष्टया सही होने के संकेत भी मिले हैं। इसी क्रम में झालसा की सचिव कुमारी रंजना आस्थाना द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति SN प्रसाद के निर्देश पर इस मामले से संबंधित जांच टीम का नेतृत्व DLSA सचिव रोशन ने किया है। ये भी बताया गया कि जांच से जुड़ी सभी जानकारियां रिपोर्ट को अंतिम टिप्पणी के बाद झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। इससे पहले इस मामले को लेकर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने भी सोमवार को मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की थी, जो ADM लॉ एंड ऑर्डर की अगुवाई में जांच कर रही है और इसमें जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और एक महिला चिकित्सक को भी शामिल किया गया है। वहीं इस गंभीर मामले को लेकर राज्य सरकार और जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रदेश भाजपा ने जेल IG सुदर्शन मंडल पर भी साक्ष्य मिटाने और मामले को दबाने का आरोप लगाया है। तो वहीं भाजपा ने जेल अधीक्षक और जेल IG दोनों को तत्काल निलंबित करने की भी मांग उठाई है, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा को दूर करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में समर्पित OBC आयोग गठन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद यूपी पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़ी अड़चन उसमें खत्म हो गई है। यूपी में OBC आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, जिससे योगी सरकार ने अक्टूबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन कानूनी रूप से उसके पास समर्पित आयोग के अधिकार नहीं है। OBC आयोग अपने 3 साल के मूल कार्यकाल के रहते हुए भी आरक्षण का सर्वे कर सकता है। ऐसे में योगी सरकार ने कैबिनेट के जरिए OBC आयोग का गठन करने का फैसला किया है। OBC आयोग के गठन के साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
अब नया समर्पित ओबीसी आयोग उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा और इस सर्वे के जरिए ही पिछड़ों की वास्तविक आबादी का पता लगाया जाएगा और उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण लागू होगा। इसके बाद पंचायत चुनाव हो सकेंगे। झांसी की ओर जाते समय प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कानपुर देहात क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए स्कूली बच्चों की तत्काल सहायता की। दरअसल जनपद कानपुर देहात में सिंगूर नदी के पास मावर शरीफ गांव में एक स्कूली बस की आमने सामने से एक ट्रक से टक्कर हो गई। उसी दौरान मंत्री दारा सिंह चौहान का काफिला वहां से गुजर रहा था। दुर्घटना को देखकर उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और स्वयं मौके पर पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना। कारागार मंत्री ने अधिकारियों एवं स्थानीय प्रशासन को निर्देश देते हुए घायल बच्चों को तत्काल अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कराई। उनकी तत्परता और संवेदनशीलता के चलते बच्चों को समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकी। दुर्घटना में किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। 2 बच्चों को मामूली चोट आई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित बताया गया है। अगली खबर, मुंबई की एक विशेष अदालत ने ईडी को ढोंगी बाबा अशोक खरात को 70 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे खरात को नासिक जेल से एक पेशी वारंट पर विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया। यहाँ वो न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने खरात को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी, इसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ईडी अब उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार करेगी और बुधवार को अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। ईडी ने 6 अप्रैल को खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। उसने खरात के खिलाफ नासिक पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी का संज्ञान लिया था। खरात के विरुद्ध दुष्कर्म और महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित कई प्राथमिकी भी दर्ज है। उत्तरी महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने उसे 18 मार्च को तब गिरफ्तार किया था जब एक विवाहित महिला ने उस पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी ने खरात पर बड़े पैमाने पर जबरन वसूली, रैकेट चलाने और बेनामी बैंक खातों के माध्यम से 70 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, मुंबई की एक विशेष अदालत ने ईडी को ढोंगी बाबा अशोक खरात को 70 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे खरात को नासिक जेल से एक पेशी वारंट पर विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां वो न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने खरात को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी, इसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ईडी अब उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार करेगी और बुधवार को अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। ईडी ने 6 अप्रैल को खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। उसने खरात के खिलाफ नासिक पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी का संज्ञान लिया था। खरात के विरुद्ध दुष्कर्म और महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित कई प्राथमिकी भी दर्ज है। उत्तरी महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने उसे 18 मार्च को तब गिरफ्तार किया था जब एक विवाहित महिला ने उस पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी ने खरात पर बड़े पैमाने पर जबरन वसूली, रैकेट चलाने और बेनामी बैंक खातों के माध्यम से 70 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है। प्रकृति के बदलते मिजाज और उसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने वाली मशहूर फोटोग्राफर झूमा दत्ता के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी इन दिनों दिल्ली में चल रही है। प्रकृति राग नाम की इस सोलो एग्जीबिशन में लद्दाख के शांत पहाड़ों से लेकर दुबई के रेगिस्तान तक की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन सीजीआई सूर्यकांत ने किया।
दिल्ली। तो एवरी ईयर जो मेरा एग्जीबिशन होता है वो अलग अलग थीम के बेस पे होता है। इस बार थीम रखा है प्रकृति रागा। उसमें 4 सेगमेंट है। एक है साइलेंस, और उसके बाद है फ्लो, उसके बाद है रिदम, उसके बाद है एनर्जी। ऐसे मैंने वो साइलेंस मतलब निस्तब्धता से उसको शुरू करके एनर्जी, जो सनसेट सनराइज का फोटोज है, वो एनर्जी में मैंने डाला है। झूमा दत्ता ने पिछले 15 सालों के अपने सफर में इटली, नीदरलैंड्स और कजाकिस्तान जैसे देशों का दौरा किया। इस एग्जीबिशन में उनकी करीब 60 से ज्यादा बेहतरीन तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। जो सिलसिला पारिवारिक यात्राओं के दौरान खींची गई तस्वीरों से शुरू हुआ था, वो अब विविध परिदृश्यों का संग्रह बनाने के लिए समर्पित फोटोग्राफी दौरे में बदल चुका है। इस प्रदर्शनी में कश्मीर और उत्तराखंड की तस्वीरें भी शामिल हैं, लेकिन दिल्ली में रहने वाली दत्ता हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी टूर का भी हिस्सा रही हैं। 2019 में उन्होंने पूर्वोत्तर इटली के डोलोमाइट्स की यात्रा की। 2023 में वे एक डच फोटोग्राफर द्वारा आयोजित टूर के जरिए नीदरलैंड्स गईं। पिछले साल उन्होंने कजाकिस्तान की खोज की, जहां उन्होंने ड्रोन फोटोग्राफी के साथ भी प्रयोग किया। उनकी छठी एकल प्रदर्शनी प्रकृति राग 24 मई तक इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट्स गैलरी में प्रदर्शित है। इसमें 15 वर्षों में खींची गई तस्वीरें शामिल हैं, जिसमें 2008 में लद्दाख की उनकी पहली फोटोग्राफी केंद्रित यात्रा भी है। बीइंग अ लैंडस्केप फोटोग्राफर, एंसेल एडम सबसे आगे आते हैं। उनका काम देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इंडिया में मैं रघु राय जी का बहुत कदर करती हूँ। मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखी हूँ। उनसे मेरा बहुत ही अच्छा एक रिलेशन रहा है। अभी वो नहीं रहे हैं इस एग्जीबिशन में भी, वो आने वाले थे। मेरा लास्ट एग्जीबिशन में भी उन्होंने ही इनॉग्रेट किया था। तो उनसे मैं बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ। झूमा दत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपा शंकर दत्ता की पत्नी हैं। प्रदर्शनी में सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति NV अंजारिया, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के साथ साथ कानूनी और कला जगत के सदस्य भी उपस्थित रहे। झूमा दत्ता अब जुलाई में इंडोनेशिया के दौरे पर जाने वाली हैं। प्रकृति के इन अद्भुत नजारों को अगर आप भी देखना चाहते हैं और इन तस्वीरों से रूबरू होना चाहते हैं, तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में तशरीफ लाएं। ये प्रदर्शनी 24 मई तक खुली है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।